हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड मीडिया इन हिस्ट्री इतिहास में मीडिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर की मीडिया इन हिस्ट्री सब्जेक्ट की यूनिट नंबर थर्ड के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम यूनिट थर्ड का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, औपनिवेशिक भारत में रेडियो प्रसारण प्रसारण इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब लोगों के घर कोई टीवी नहीं था, मोबाइल तो सोच से भी परे था, लेकिन एक डिब्बा ऐसा था जो लोगों को दुनिया से जोड़ देता था, और वही था हमारा रेडियो। तो आइए जानते हैं औपनिवेशिक भारत में रेडियो की रोमांचक कहानी को। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में हम देखेंगे रेडियो 20वीं सदी में संचार का महत्वपूर्ण माध्यम बना। तो 20वीं सदी में रेडियो संचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा। भारत में यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आया और धीरे धीरे समाचार, शिक्षा, संगीत और ग्रामीण विकास का साधन बना। तो भारत में यह ब्रिटिश शासन के दौरान आया था, और शुरुआत में रेडियो सिर्फ अमीर और शहरी वर्ग तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह समाचार, शिक्षा, संगीत और यहाँ तक कि ग्रामीण विकास का भी साधन बन गया था। तो शुरुआत में रेडियो सिर्फ अमीर वर्ग तक सीमित था, लेकिन बाद में इसे जनता से जोड़ने की कोशिश की गई। यानी रेडियो ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना को भी जगाया है। तो ये तो हमारा एक छोटी सी भूमिका हो गई। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रेडियो प्रसारण। तो अब हम बात कर लेते हैं रेडियो प्रसारण के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे औपनिवेशिक भारत में रेडियो के प्रारंभिक अर्थ। तो जो प्रारंभिक प्रयास रहे औपनिवेशिक भारत में रेडियो के, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा कुछ रेडियो होता था पहले। तो कहानी शुरू होती है हमारी 1920 के दशक से। तो भारत में शुरुआती रेडियो प्रसारण निजी क्लबों और शौकीनों ने शुरू किया। तो भारत में रेडियो की शुरुआत निजी क्लबों और शौकीन लोगों ने किया। शुरुआती रेडियो प्रसारण 1923-24 में बॉम्बे और कलकत्ता में निजी कंपनियों द्वारा किए गए। तो 1923 से 24 में बॉम्बे और कोलकाता में कुछ निजी कंपनियों ने रेडियो प्रसारण की कोशिश की, लेकिन संसाधनों और आर्थिक संकट के कारण ये कंपनियां ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। आर्थिक संकट और संसाधनों की कमी से ये कंपनियां टिक नहीं पाई। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी, लेकिन जल्द ही बंद हो गई। तो 1927 में फिर बनी हमारी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो लोगों को उम्मीद थी कि अब भारत में रेडियो का भविष्य बनेगा, लेकिन कुछ ही सालों में यह भी बंद हो गई। यानी शुरुआत में रेडियो भारत में बहुत संघर्ष करता रहा। तो यही था हमारा औपनिवेशिक भारत में रेडियो के प्रारंभिक प्रयास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय राज्य प्रसारण प्रसारण सेवा। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय राज्य प्रसारण सेवा के बारे में। तो 1930 में सरकार ने खुद रेडियो सेवा शुरू की, नाम दिया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (ISBC). तो 1923 में अंग्रेजी सरकार ने खुद कमान संभाली और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत करी। इसका उद्देश्य जनता को नियंत्रित जानकारी देना और ब्रिटिश शासन का प्रचार करना। तो इस सेवा का जो असली मकसद था वो यही था कि जनता को नियंत्रित जानकारी दी जाए और ब्रिटिश शासन का प्रचार किया जाए। तो कार्यक्रमों में मुख्य रूप से अंग्रेजी समाचार, संगीत और सरकारी सूचनाएं होती थी। तो इसमें ज़्यादातर अंग्रेजी समाचार, पश्चिमी संगीत और सरकारी घोषणाएं होती थी। यह आम जनता की बजाय अभिजात वर्ग पर केंद्रित था।
यानी कि यहाँ आम जनता की बजाय जो अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग और अभिजात लोग थे, उनके लिए ये ज़्यादा केंद्रित था। तो जनता को इसमें अपनापन नहीं दिखा। तो यही था हमारा भारतीय राज्य प्रसारण प्रसारण सेवा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ऑल इंडिया रेडियो AIR। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया रेडियो AIR की, जो कि हमारा 1936 में आया। तो 1936 में ISBS का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया। तो 1936 में जो हमारा पहले भारतीय राज्य प्रसारण सेवा था, उसका नाम बदल दिया गया और बदल कर रखा गया ऑल इंडिया रेडियो। तो यही वह नाम है जिसे हम आज भी जानते हैं। यह पूरे भारत में रेडियो प्रसारण का मुख्य केंद्र बना। इसके अंतर्गत दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास आदि में स्टेशन बने। तो जो AIR था, जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, इसके अंतर्गत दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में स्टेशन खोले गए। धीरे धीरे रेडियो का प्रभाव बढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय AIR का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने प्रचार प्रसार के लिए किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी हमारे AIR की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि इस टाइम में जो अंग्रेजी सरकार थे, उन्होंने इसका जमकर इस्तेमाल किया युद्ध के प्रचार के लिए, जनता को नियंत्रित समाचार देने के लिए और अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए। धीरे धीरे यह भारतीय जनता के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना और मनोरंजन का स्रोत बना। लेकिन इसी दौरान जब भारतीय जनता थी, उसने भी रेडियो को अपने लिए अपनाना शुरू कर दिया, सूचना और मनोरंजन दोनों के लिए। तो यही था हमारा ऑल इंडिया रेडियो AIR। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संगीत का संचालन। तो अब हम बात कर लेते हैं संगीत के संचालन के बारे में। तो रेडियो पर संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ। शुरुआत में शास्त्रीय संगीत और अंग्रेजी गीतों पर जोर दिया गया। तो जो रेडियो पर संगीत था वो बेहद लोकप्रिय हो गया था। शुरुआत में इसे पश्चिमी संगीत और शास्त्रीय धुनें ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत को भी जगह मिलने लगी। लोक संगीत को भी महत्व दिया गया। बाद में फिल्मी गीत भी रेडियो का अहम हिस्सा बने। तो स्टूडेंट सोचिए, गांव-गांव के लोग जहां अखबार भी नहीं पहुंचते थे, वहां रेडियो पर गाने और समाचार पहुंचने लगे। यानी कि रेडियो सचमुच आज जनता की धड़कन बन रहा था। तो यही था हमारा संगीत का प्रसारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ग्रामीण प्रसारण को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण प्रसारण को लेकर। तो 1940 के दशक में सरकार ने महसूस किया कि रेडियो को गाँव तक पहुंचाना जरूरी है। तो 1940 का जो दशक था, उसमें ये सरकार ने देखा कि अगर ग्रामीण भारत तक नहीं पहुंचेगा रेडियो, तो रेडियो को अधूरा माना जाएगा। तो 1941 में दिल्ली में पहला ग्रामीण प्रसारण रूरल ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। तो इसलिए जो 1941 था, उसमें दिल्ली में पहला ग्रामीण प्रसारण शुरू किया गया। इसमें मुख्य विषय थे कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण शिक्षा और किसानों की समस्याएं। तो उद्देश्य यही था ग्रामीण विकास और किसानों को आधुनिक जानकारी देना। तो रेडियो अब किसानों का दोस्त भी बनने लगा था। तो यही था हमारा ग्रामीण प्रसारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समाचार सेवाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं समाचार सेवाएं के बारे में। तो AIR ने धीरे धीरे समाचार प्रसारण को संगठित किया। पहले समाचार अंग्रेजों में होते थे, अब बाद में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी होने लगे। तो धीरे धीरे जो AIR थी, उसने समाचार प्रसारण को संगठित किया। पहले जो समाचार था वो सिर्फ अंग्रेजी में होते थे, लेकिन बाद में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी शुरू कर दिए गए। द्वितीय विश्व युद्ध में रेडियो प्रसारण समाचार बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। इससे जनता तक तुरंत सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय खबरें पहुंचने लगी। विशेषकर जो इसका महत्व हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडियो समाचार बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। लोग पहली बार तुरंत सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय खबरें सुनने लगे थे। तो यही थी हमारी समाचार सेवाएं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेवाएं आई वो हमारी आई भारी सेवाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं भारी सेवाएं के बारे में। तो AIR ने भारत से बाहर भी प्रसारण शुरू किए, ताकि विदेशी देशों तक भारत की आवाज़ पहुंच सके। तो यहीं से एक और रोचक पहल आई हमारे AIR की, जिसने भारत से बाहर भी प्रसारण शुरू किया। शुरुआत में यह ब्रिटिश प्रचार के लिए था, लेकिन बाद में स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ाद भारत के लिए भी उपयोगी हुआ। तो पहले यह अंग्रेजों के प्रसार के लिए था, लेकिन बाद में स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ाद भारत की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने का साधन भी बना। तो ये हमारी भारी सेवाएं हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखेंगे
रेडियो की शुरुआत निजी कंपनियों ने की, लेकिन असफल रही। तो स्टूडेंट, जो औपनिवेशिक भारत था उसमें रेडियो की यात्रा कुछ ऐसी रही। जो शुरुआत करी थी वो निजी कंपनियों ने करी थी, लेकिन वे टिक नहीं सकी। फिर 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आईएसबीसी, यानी कि 1930 में आईएसबीसी बना और 1936 में इसको ही नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो एआईआर कर दिया गया। एआईआर ने संगीत, समाचार, ग्रामीण प्रसारण और अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को शामिल किया और द्वितीय विश्व युद्ध में भी रेडियो अंग्रेजों के प्रचार का हथियार बना था। तो लेकिन धीरे धीरे यह भारतीय जनता के लिए भी शिक्षा, समाचार और मनोरंजन का साधन बन गया। रेडियो ने औपनिवेशिक भारत में शासन के प्रचार के साथ साथ जनता को शिक्षा, सूचना और मनोरंजन भी दिया। यानी कि जो रेडियो थी उसने औपनिवेशिक भारत में एक साथ सत्ता का औजार और जनता का साथी दोनों की भूमिका निभाई। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का जो चैप्टर नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है यूनिट नंबर 3 का ही, जो कि हमारा रहता है यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6। तो यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे 1947 के बाद आकाशवाणी की स्थापना और उसका विस्तार। तो अब हम समझ लेते हैं, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद आकाशवाणी की स्थापना कैसे हुई और उसका विस्तार किस तरीके से हुआ। तो 1947 भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ ही देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एकता और विकास की। तो और इस काम को जो सबसे मजबूती से निभाया वो आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने निभाया था। तो आज हम जानेंगे आज़ादी के बाद आकाशवाणी का विस्तार, उसके उतार चढ़ाव और जनता से उसका रिश्ता। जो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे 1947 में भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद रेडियो सरकार के लिए देश की एकता, शिक्षा और संस्कृति फैलाने का मुख्य साधन बना। तो स्वतंत्रता के बाद जो रेडियो था वो सिर्फ एक सूचना देने वाला माध्यम ही नहीं रहा, बल्कि अब इसकी जो भूमिका थी वो थी देश को एकजुट करना, शिक्षा और संस्कृति को फैलाना और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करना। यानी कि जो अब आकाशवाणी थी या जो रेडियो था वो अब राष्ट्र निर्माण का साधन भी बन चुका था। रेडियो केवल समाचार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय चेतना फैलाने का साधन भी था। तो समाचार के साथ साथ इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय एकता के संदेश भी प्रसारित होने लगे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 1947 के बाद आकाशवाणी की स्थापना और विस्तार। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे आकाशवाणी की स्थापना है भारत के आज़ाद होने के बाद और उसकी विस्तार किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले हम शुरुआती स्थिति देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे। अगले वर्षों में आकाशवाणी का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, नए स्टेशन खुले, नई भाषाओं में प्रसारण शुरू हुए। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब देश में सिर्फ 6 ही रेडियो स्टेशन थे, लेकिन जो आने वाले वर्षों थे उसमें आकाशवाणी का तेजी से विस्तार हुआ, नए नए स्टेशन खोले गए, अलग अलग भारतीय भाषाओं में प्रसारण शुरू हुआ। आकाशवाणी ने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और मनोरंजन के कार्यक्रम भी बनाए। तो अब जो आकाशवाणी था वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं था बल्कि गांव-गांव तक पहुंचने लगा था। इसकी पहुंच गांव-गांव तक बढ़ाई गई ताकि हर भारतीय को सूचना और मनोरंजन मिल सके। तो अब हर भारतीय को यह एहसास होने लगा कि ये रेडियो हमारी आवाज़ है। तो ये तो हमारी शुरुआती स्थिति हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है केसकर, रेडियो और संगीत। तो अब हम बात कर लेते हैं केसकर, रेडियो और संगीत के बारे में। तो 1950 के दशक में बीवी केसकर सूचना और प्रसारण मंत्री बने। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे बीवी केसकर जी है। तो 1950 के दशक में हमारे केसकर जी सूचना और प्रसारण मंत्री बने। तो वे भारतीय शास्त्रीय और धार्मिक संगीत के बड़े समर्थक थे। केसरकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के बड़े समर्थक थे। उन्होंने रेडियो पर भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत को बढ़ावा दिया। तो उन्होंने जो रेडियो था उस पर भारतीय संस्कृति और शुद्ध संगीत को भी बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि पश्चिमी और फिल्मी संगीत भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है। वे कहते थे कि जो पश्चिमी और फिल्मी गाने हैं वे हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं।
परिणाम ये हुआ कि आकाशवाणी पर शास्त्रीय और लोक संगीत की प्राथमिकता दी जाने लगी। तो नतीजा हमारा यही निकला कि जो आकाशवाणी थी उस पर शास्त्रीय और लोक संगीत को प्राथमिकता मिलने लगी। लेकिन इसके चलते एक समस्या भी खड़ी हो गई थी। जनता फिल्मी गाने सुनना चाहती थी, पर रेडियो उन्हें सुनाता था शास्त्रीय संगीत। तो इससे लोगों और आकाशवाणी के बीच दूरी भी बढ़ने लगी। तो यही था हमारा केस कर रेडियो और संगीत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रेडियो पर शास्त्रीय बनाम लोकप्रिय गीत। तो अब हम बात कर लेते हैं रेडियो पर शास्त्रीय बनाम लोकप्रिय संगीत के बारे में। तो केसकर के समय परंपरागत संगीत को बढ़ावा मिला, लेकिन जनता लोकप्रिय फिल्मी गीत ज्यादा सुनना चाहती थी। तो जो हमारे केसकर जी थे उन्होंने परंपरागत गीत को बढ़ावा दिया, लेकिन जो जनता थी वो फिल्मी गीत में ज्यादा इंटरेस्ट रखती थी, वो उनको ज्यादा सुनना चाहती थी। तो शास्त्रीय संगीत सीमित वर्ग तक लोकप्रिय था, जबकि फिल्मी गानों की मांग हर वर्ग में थी। इससे आकाशवाणी और जनता के बीच दूरी बनने लगी। तो जो हमारे शास्त्रीय संगीत होते थे वे केवल एक छोटे ही वर्ग पर थे, लेकिन जो फिल्मी संगीत थे, जो फिल्मी गाने थे, वो एक बहुत ही वर्ग की मांग थी। तो इससे क्या हुआ, इससे नतीजा यही हुआ कि जो आकाशवाणी और जनता थी उसके बीच दूरी बढ़ने लगी। तो यही था हमारा रेडियो पर शास्त्रीय बनाम लोकप्रिय संगीत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बॉलीवुड संगीत पर प्रतिबंध, यानी कि जो फिल्मी संगीत थे उनके पे प्रतिबंध। तो केसकर ने फिल्मी गीतों पर रेडियो से प्रतिबंध लगा दिया। उनका मानना था कि फिल्मी गाने सस्ते और असंस्कारी है। तो केसकर के समय में आकाशवाणी ने फिल्मी गीतों पर लगभग पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। कारण यही बताया गया है कि ये गाने सस्ते और असंस्कारी माने जाते थे। नतीजा ये हुआ, लोग आकाशवाणी से दूर होने लगे और फिल्मी गानों की कमी महसूस हुई। तो इससे जनता नाराज हो गई थी। लोगों ने रेडियो से मुंह मोड़कर रेडियो सिलोन सुनना शुरू कर दिया। वहां फिल्मी गाने और हल्के फुल्के कार्यक्रम चलते थे, जो भारत में बहुत लोकप्रिय हुए, और इससे आकाशवाणी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। तो ये थी हमारा बॉलीवुड संगीत पर प्रतिबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रेडियो सिलोन और विविध भारती का निर्माण। तो अब हम बात कर लेते हैं रेडियो सिलोन और विविध भारती के जन्म के बारे में। तो जब आकाशवाणी पर फिल्मी गाने नहीं बजते थे तो लोग रेडियो सिलोन श्रीलंका से प्रसारण सुनने लगे। तो जब जनता रेडियो सिलोन की तरफ भागने लगी तो भारत सरकार को चिंता हुई। लोगों को वापस लाने के लिए 1957 में विविध भारती सेवा शुरू की गई। रेडियो सिलोन फिल्मी गानों का कार्यक्रम बिना का गीतमाला जैसे शो चलाता था, जो बहुत लोकप्रिय हुए। तो इसमें फिल्मी गीत, नाटक, हल्के फुल्के मनोरंजन और हास्य कार्यक्रम शामिल किए गए। धीरे धीरे जो विविध भारती थी वो हर घर का हिस्सा बन गई। तो लोगों के पलायन को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1957 में विविध भारती सेवा शुरू करी। तो इस कदम से जो आकाशवाणी थी उसने जनता का दिल फिर से जीत लिया था। तो यही था हमारा रेडियो सिलोन और विविध भारती का निर्माण। जो हमारा विविध भारती था उस पर फिल्मी गाने, नाटक, मनोरंजन और हल्के फुल्के कार्यक्रम शुरू किए गए। साथ ही इसने रेडियो को फिर से जनता से जोड़ दिया। तो यही था हमारा विविध भारती का निर्माण और रेडियो सिलोन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे एक छोटे से सारांश को लेकर आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखेंगे 1947 के बाद आकाशवाणी ने तेजी से विस्तार किया। तो स्टूडेंट, जो 1947 के बाद आकाशवाणी की यात्रा थी वो कुछ ऐसी रही थी कि आज़ादी के समय सिर्फ 6 ही स्टेशन थे, लेकिन आगे चलकर यह पूरे देश में फैल गया। केसकर ने शास्त्रीय और भक्ति संगीत को बढ़ावा दिया, लेकिन फिल्मी गीतों को प्रतिबंधित किया गया। तो केसकर के दौर में जो शास्त्रीय संगीत था उसको तो बढ़ावा मिला, लेकिन जो फिल्मी गाने थे उन पर रोक से जो लोग थे वे रेडियो सिलोन की तरफ भागने लगे। तो जनता फिल्मी गीतों की ओर आकर्षित थी, इसलिए वे रेडियो सिलोन सुनने लगे। 1947 में विविध भारती सेवा शुरू हुई, जिसने फिल्मी गानों को रेडियो पर वापस लाया और आकाशवाणी की लोकप्रियता को बढ़ाया। तो 1957 में शुरू हुई हमारी विविध भारती, जिसने कि आकाशवाणी को फिर से लोकप्रिय बना दिया था। यानी आकाशवाणी ने आजादी के बाद भारत को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तीनों से जोड़ा और राष्ट्र का निर्माण सशक्त साधन बना। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारे जो ये सारांश है ये कंप्लीट होता है और हमारे यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही थी हमारे यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6।
तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारे थर्ड यूनिट के ही चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।